बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है वर्ण विचार, वर्ण विश्लेषण एवं शब्दों को शब्दकोश क्रम में लिखना। इसके सीधे क्वेश्चन आंसर देखेंगे दोस्तों। विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो य। अंतस्थ व्यंजन इनमें से कौन सा है? य। अंतस्थ व्यंजन नहीं है, अंतस्थ व्यंजन नहीं है तो इसमें है डी, ब। अंतस्थ व्यंजन नहीं है, ब। आप दोस्तों कमेंट करेंगे कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं। निम्नलिखित में से भाषा की लघुत्तम इकाई है तो वर्ण। भाषा की लघुत्तम इकाई कौन सी है? वर्ण। निम्नलिखित वर्णों को उनके उच्चारण स्थान से सुमेलित कीजिए। तो यहां पे है क, त, न, श। तो सी ऑप्शन सही है। तो क है कंठ, क को कंठ से सुमेलित करेंगे। और इसके बाद में त, त को है दंत से। त किस में आता है दोस्तों? दंत में। न, न आता है नासिका, न आता है नासिका और श आता है तालु। तो इस हिसाब से आपके ऑप्शन सी सही है। नोट कर ले दोस्तों इसको। अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का सहारा लेते हैं उसे कहते हैं भाषा। अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का सहारा लेते हैं उसको क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से शब्दकोश में पहले कौन सा शब्द आएगा? तो अब है वो शब्दकोश के अंदर पहला आएगा। निम्नलिखित में से शब्दकोश क्रम में सही क्या है? तो ईमानदारी, नम्रता, विपत्ति। ईमानदारी, नम्रता और विपत्ति ये सही है। उच्चारण स्थान के आधार पे, उच्चारण स्थान के आधार पे प, फ, ब, भ, म, उ स्वर युक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो ओष्ठ ये किस में आते हैं? स्वर युक्त व्यंजन जो कहलाते हैं किस में आते हैं? ओष्ठ में। शब्दकोश क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित शब्द सही व्यवस्थित करें। तो अपर और कालिदास, अपर और कालिदास। नेक्स्ट है कठिन शब्द में रेखांकित व्यंजन प्रयत्न के आधार पर भेद है। ये जो कठिन शब्द में जो रेखांकित व्यंजन प्रयत्न के आधार पर कौन सा भेद है? तो सी ऑप्शन सही है, अघोष। क्या है ये? अघोष। रेखांकित को देखना है दोस्तों। निम्नलिखित में से हिंदी में अल्प प्राण महाप्राण का जोड़ा नहीं है। तो ल और लह, ल और लह ये अल्प प्राण और महाप्राण का जो जोड़ा नहीं है। ये दोस्तों सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं। तो मेरा निवेदन रहेगा आप वीडियो के अंतर्गत अंत तक जरूर बने रहें। एक ध्वनि या एकाधिक ध्वनियों की इकाई को जिसका उच्चारण एक झटके में होता है क्या कहते हैं? तो मात्रा कहते हैं। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं दोस्तों आज हम हिंदी रीड ये जो बुक की आप इमेज देख लें, सिखवाल पब्लिकेशन की अनुपम प्रस्तुति। रीड के लिए जो आपके भाषा प्रथम और द्वितीय अर्थात लेवल द्वितीय और प्रथम दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। सिखवाल पब्लिकेशन की शानदार बुक। इस बुक का रिव्यू में पहले कर चुका हूं कि कौन कौन से टॉपिक है इस बुक के अंतर्गत। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी है, वहां पे जाकर आप इसको जरूर देखें। बुक का रिव्यू कि रीड के अंदर हिंदी के कौन कौन से टॉपिक हैं। आज हम ये जो मैराथन लेके आया हूं जिसमें मैं वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अवयव इनके क्वेश्चनों को हल करेंगे। और ये मैराथन वीडियो आप पूरा देखें तो ही आपको इसका लाभ मिलेगा। ये पूर्व परीक्षा में जो जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वे भी इसमें सम्मिलित है। समय कम है, इसके अनुसार मैं इनके बुक से सीधे आपको क्वेश्चन ही करवा रहा हूं।
तो वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल पर पहली बार है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। बेल वाला नोटिफिकेशन है, घंटी उसको ज़रूर ऑन कर ले। जैसे ही आपका नई वीडियो आता है, आपके एग्ज़ाम से संबंधित जानकारी आपको प्राप्त होती रहे, बुक से संबंधित जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। और आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें, रीड से संबंधित मैं बहुत सी मैराथन लेके आ चुका हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेक करें। नहीं तो मैं वीडियो के इसका बुक का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। एसएसटी, संस्कृत, हिंदी और शिक्षा मनोविज्ञान सभी के वीडियो में लेके आ रहा हूँ, और बहुत से प्लेलिस्ट में अपलोड हो चुके हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेक करें दोस्तों। आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं, किस शहर से, किस सिटी से, अपना नाम, शहर का नाम ज़रूर कमेंट करें और हमारा मोटिवेशन उत्साह बढ़ाएं दोस्तों। एक ध्वनि या एकाधिक ध्वनियों की इकाई को जिसका उच्चारण झटके में होता है क्या कहते हैं? मात्रा। एक ध्वनि या एकाधिक ध्वनियों की इकाई को जिसका उच्चारण एक झटके में होता है क्या कहते हैं? मात्रा। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? अक्षर। ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ किस प्रकार के स्वर है? तो यह संवृत स्वर है। ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, ये एक संवृत स्वर है। प्लुत स्वर कौन सा है? प्लुत स्वर ओम। ओम एक प्लुत स्वर है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो स, ये है दंत्य। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? तो दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। निम्नांकित में अल्पप्राण ध्वनि है, तो ये है आपके ग, ये एक अल्पप्राण ध्वनि है। वर्ण उच्चारण की दृष्टि से बेमेल क्या है? तो यहां पे है द, ध, ये तालु नहीं है, अर्थात यहां पे बेमेल चुनने को कहा था, तो द और ध ऑप्शन तीसरा ये चुनना है आपको। जबकि ओ और औ ये कंठोष्ठ सही है, व और फ दंतोष्ठ सही है, ठ और ढ मूर्धा ये भी सही है। नेक्स्ट है अल्पप्राण के विषय में सही कथन क्या है? तो सब स्वर अल्पप्राण है, सब स्वर अल्पप्राण है, यह सही कथन है। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? दंत्य कहते हैं। निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? तो यहां पे है च तालव्य महाप्राण, यह अशुद्ध है। जबकि म ओष्ठ है, सगोष सही है, त अल्पप्राण दंत्य सही है, ख महाप्राण और कंठ्य ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। दूसरा, वर्ग का पंचम अक्षर अनुनासिक होता है। अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुख से अधिक। कूट, तो कूट मिलन इसमें है आपके पहला और दूसरा। जो पहले में था दोस्तों कि अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, ये सही है, और दूसरा है वर्ग का पंचम अक्षर अनुनासिक होता है, ये कूट मिलान सही है। नेक्स्ट है आपके निम्नांकित में महाप्राण व्यंजन युग्म कौन सा है? महाप्राण व्यंजन युग्म कौन सा है? तो ख और घ महाप्राण व्यंजन है। मुंह शब्द में प्रयुक्त चंद्र बिंदु क्या है? तो अनुनासिक। किस विकल्प के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो ग, ज, य, ब, ग, ज, य और ब ये स्पर्श व्यंजन नहीं है। जबकि क, ठ, द, भ स्पर्श व्यंजन है। थ, च, फ, ख स्पर्श व्यंजन है। ध, झ, घ और प ऑप्शन तीसरा स्पर्श व्यंजन नहीं है। इनमें से हिंदी वर्णमाला से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो समस्त स्वर अघोष वर्ण है, यह कथन गलत है। जबकि च वर्ग को स्पर्श संघर्ष भी कहते हैं। क वर्ग, ह तथा अ, आ कंठ्य वर्ण माने गए। ड और ढ को उच्छिप्ति व्यंजन कहते हैं। इनमें से किस विकल्प के सभी वर्ण मूर्धन्य हैं? तो र, ड, श और ट। ढ का उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धा। ढ का उच्चारण स्थान है मूर्धा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो श्र। श्र एक संयुक्त व्यंजन है।
स्वर किसका भेद है? तो स्वर है आपके वर्ण का भेद है। ऊष्म वर्ण है, ऊष्म वर्ण कौन से इसमें थे? श, श और स, ये ऊष्म वर्ण है। अयोगवाह कहा जाता है, अयोगवाह किसे कहते हैं? तो अनुस्वार और विसर्ग को, अनुस्वार व विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। अंग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो नासिक्य। अनुस्वार एवं अनुनासिक का प्रयोग करने संबंधी त्रुटियों को दूर किया जा सकता है स्वयं सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत करके। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? तो मूर्धन्य। थ किस वर्ग का व्यंजन है? तो दंत्य। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? तो 11। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर है। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कितने हैं? तो संयुक्त स्वर 4। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? तो मूल स्वर 4, संयुक्त स्वर आपके 4 और मूल स्वर भी 4। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने हैं? तो स्पर्श व्यंजन 25 है। कौन कौन से दोस्तों? आप कमेंट करेंगे। मूल स्वर कौन से हैं? कमेंट करेंगे। संयुक्त स्वर कौन से हैं? कमेंट करेंगे। जितना आप कमेंट करेंगे उतना आपको कंठस्थ याद होता जाएगा दोस्तों। हिंदी वर्णमाला का 11वां व्यंजन कौन सा है? तो ट, 11वां व्यंजन है ट। इनमें से नासिक व्यंजन कौन सा है? म। इनमें से कौन सा स्वर दीर्घ है? तो आ। इनमें से उच्छिप्त व्यंजन कौन सा है? अंग। उच्चारण की दृष्टि से कौन सा वर्ण तालव्य है? तो ज एक क्या है? तालव्य है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों के उच्चारण से दोगुना समय लगता है। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों के उच्चारण में से दोगुना समय लगता है, यह कथन गलत है। जबकि री का उच्चारण स्थान मूर्धा, री ऋषि वाला जो ये री दिख रहा है, इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा। य और वर को, य और व को, य और जो वह है अर्ध स्वर भी कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। ये 3 कथन सही है, जबकि चौथा इसमें गलत है। और चौथा क्या था? कि व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों के उच्चारण से दोगुना समय लगता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो उच्चारण की दृष्टि से उ और उ ओष्ठ माने गए हैं, यह सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष व्यंजन है? तो अघोष व्यंजन कौन सा? इसमें से च। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण अघोष व्यंजन है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष व्यंजन है? तो च। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष व्यंजन है? तो ट। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष व्यंजन है? तो ड। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष व्यंजन है? तो छ। हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? तो 52। हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? 52। हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने अनुस्वार हैं? 1। हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने विसर्ग हैं? तो 1। महाप्राण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकले, ये महाप्राण होते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण अल्प प्राण को दर्शाता है? ण। निम्न में से कौन सा वर्ण महाप्राण को दर्शाता है? तो ठ। अल्प प्राण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले, ये अल्प प्राण। मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी है? मूर्धन्य ध्वनियां है ट, ठ, ड और ढ। निम्न में से कौन सा प्रकंपित वर्ण है? र। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। निम्न में से सघोष ध्वनि कौन सी है? द और ध। हिंदी वर्णमाला में घ वर्ण कौन सा है? व्यंजन। अ स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग कंठ तालव्य है? ए और ऐ। स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो 5। निम्नलिखित में से किस वर्णों के उच्चारण में जिह्वा दांतों को स्पर्श करती है? तो त। निम्नलिखित में से तालव्य व्यंजन कौन सा है? तो च, छ, ज, झ, इ। च, छ, ज, झ और इ। अनुनासिक ध्वनियों का सही क्रम है अंग, इ, ण, न और म। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो क्या कहते हैं? शब्द। ख क्या है? अघोष व्यंजन। शब्दकोश में निम्न में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द कौन सा है? तो प्याऊ। निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी इसमें है झ। ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है संयुक्त व्यंजन। ज्ञ को वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन माना जाता है। किस वर्ण के
उच्चारण में जीवा दांतों को स्पर्श करती, जीवा दांतों को स्पर्श करती है तो थ को जब उच्चारण करते हैं तो जीवा दांतों को स्पर्श करती है। किस क्रम में घोष वर्ण नहीं है तो ट, नीचे रिकार है दोस्तों, ध्यान रखें। किस क्रम में घोष वर्ण नहीं है ट, ये घोष वर्ण नहीं है। किस क्रम में अल्प प्राण ध्वनि है तो क और ल अल्प प्राण ध्वनि है। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम कौन सा है? संतान, सकल, सक्षम, सचल। हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है वक्त। निम्न में से दंत्य वर्ण कौन सा है? दंत्य वर्ण है त। हिंदी शब्दकोश में अम किस वर्ण से पहले आता है तो अ। श वर्ण किसके योग से बना है? क और श। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान है कंठ। निम्न में से सघोष क्या है? घ। किस क्रम में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान कौन सा है? तो तालु। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? घोष वर्ण कौन सा नहीं है? तो छ। निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? महाप्राण वर्ण है आपके ख और घ। निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन सा है? क और ग। महाप्राण था आपके ख और घ, अल्प प्राण है क और ग। ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठ और तालव्य। स्वर ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो संयुक्त वर्णों के अंतर्गत। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो ज्ञ। उच्चारण की प्रकृति और प्रयत्न के अनुसार हिंदी में अंग और नंग, अंग और ड व्यंजनों की सही संज्ञा किस क्रमांक में है? तो उच्छिप्त। कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? तो व। किस क्रमांक में? किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? तो श और स। श और श अघोष व्यंजन है। किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? तो त और थ। त और थ अघोष व्यंजन है। निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण है? तो श। श क्या है? महाप्राण वर्ण है। निम्न में से महाप्राण वर्ण है थ। निम्न में से सघोष वर्ण है? सघोष है अ क्या है? सघोष वर्ण है। भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है संयुक्त स्वर कहते हैं। कौन सा व्यंजन त वर्ग का नहीं है? तो म। किस शब्द में री का स्वर नहीं है? तो रिवाज। त्रि की ध्वनियां हैं त और री। संयुक्तों को छोड़ के हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? 44। निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? ई। जबकि म, प और फ ये ओष्ठ्य हैं। वर्ण कितने प्रकार के हैं? वर्ण कितने प्रकार के हैं? तो 2। कौन कौन से हैं दोस्तों? आप कमेंट कर देंगे। किस क्रमांक में सघोष व्यंजन है? सघोष व्यंजन है य और र। अपभ्रंश के 8 स्वरों के पश्चात हिंदी में किन 2 नए स्वरों का विकास हुआ? तो ऐ और औ। ऐ और औ उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य है? उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य है? तो ज। अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? तो क, ख और ग। प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे तो प, य, प, धन य, धन आ, धन स और अ, इससे बना है प्यास। किस शब्द में ऐ स्वर नहीं है? तो स्नेह में। किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो रिवाज। किस ध्वनियों को अनुसार, किन ध्वनियों के अनुसार कहा जाता है? तो स्वर के बाद आने वाली नासिक के ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो स्वर के बाद जो आने वाली ध्वनियां आती है अनुस्वार कहा जाता है। पंचांग शब्द से उच्चारित ध्वनियों का लेखन निम्नलिखित में से किसमें हुआ? तो पंचांग। द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ? वल्गा। निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? बस, सघोष, ओष्ठ, महाप्राण यह बात गलत है। यदि नीचे का होंठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? तो ब के उच्चारण में कठिनाई होगी। उच्छिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है पढ़ाई में। शब्दकोश में
श्रद्धा शब्द किस शब्द से पहले आएगा? तो श्रमिक। किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती है? तो घ के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती, जबकि च, य और श में टकराती है। किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत देखेंगे र और ल। ईय व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालव्य। किस क्रम में पश्च स्वर है? पश्च स्वर कौन सा है? यहां पे उ, श्र, त्र और ज्ञ, श्र, त्र और ज्ञ, यह है संयुक्त व्यंजन। मंगला शब्द सही मानक क्या है? मंगला। व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से उच्चारण स्थान के आधार पर किस क्रमांक में आते हैं? तो यहां पे है आपके दंतोष्ठ। किस क्रम में अंतस्थ वर्ण नहीं है? अंतस्थ वर्ण कौन सा नहीं है? तो इसमें होता है आपके ह। किस क्रम में स्पर्श संघर्षी है? तो यहां पे है आपके छ। किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? तो ल। किस क्रम में तालव्य व्यंजन है? तो यहां पे आपके घ। ओम को किस तरह का स्वर कहते हैं? ओम को किस तरह का स्वर कहते हैं? तो प्लुत स्वर कहते हैं ओम को। किस क्रम में अघोष व्यंजन नहीं है? तो य। न व्यंजन को उच्चारण स्थान है वत्स और नासिक्य। श के साथ री की मात्रा जोड़ने पे क्या बनेगा? श्री। वर्ण किसे कहते हैं? किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को। री को क्या कहेंगे? स्वर। रू का वर्ण विच्छेद किस क्रमांक में होए? र और उ। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के दो वर्ग बनते हैं, अघोष और सघोष। ज्ञ व्यंजन किन ध्वनियों के मेल से बनता है? तो ज और ईय। किस क्रम में सघोष महाप्राण काकल्य व्यंजन है? तो यहाँ पे तीसरा ह। किस क्रम में विवृत स्वर है? तो आ। संयुक्त व्यंजन किस क्रमांक में है? तो यहाँ पे है त्रि। उच्चारण के कालमान को क्या कहते हैं? तो मात्रा। जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उसको क्या कहते हैं? गुरु स्वर। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो ऊष्म व्यंजन यहाँ पे है श। किस क्रम में घोष वर्ण नहीं है? घोष वर्ण नहीं है ट। किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? तो प और फ। किस क्रम में मूर्धन्य व्यंजन है? तो ठ। किस क्रम में मूल स्वर है? तो उ। प और फ का उच्चारण स्थान। प और फ क्या है? ओष्ठ। हिंदी के शब्दकोश में ज्ञान शब्द कहाँ मिलेगा? ज्ञान शब्द मिलेगा च वर्ग के वर्णों के क्रम में। उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य है? तालव्य के अंतर्गत होता है ज। इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? तो फ। व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ल व्यंजन किस वर्ण भेद में रखा जाएगा? तो दंत्य में। हिंदी शब्दकोश में ज्ञान शब्द कहाँ मिलेगा? ज्ञान शब्द है छ वर्ण वाले शब्दों में के बाद में मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो ट। हिंदी शब्दकोश में श का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो यह है क। श ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? श ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो संयुक्त वर्ण के अंदर। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण होता है स। वर्ण विचार के दोस्तों ये 160 क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो चुके हैं। ये क्वेश्चन किन्हीं न किन्हीं एग्जाम में आ चुके हैं, जैसा कि क्वेश्चन के आगे ही आपके देखा उसमें लिखा हुआ है। तो आप इस वीडियो को बार बार देखें, पूरा देखें। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, संज्ञा विकारी शब्द। बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। आज आप देख रहे हैं ये संज्ञा जो टॉपिक है, दूसरा विकारी शब्द, संज्ञा विकारी शब्द। और ये जो हम अध्ययन कर रहे हैं रीड के लिए, हिंदी जो भाषा प्रथम और द्वितीय के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो के अंतर्गत अंत तक बने रहें। हम एक ही वीडियो के अंतर्गत 5 टॉपिक का अध्ययन करेंगे अवयव तक, जिसमें वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अवयव, ये अपना दूसरा टॉपिक है संज्ञा। इसके हम ओनली क्वेश्चन को हल करेंगे जिससे फटाफट हो जाए, क्योंकि आपके एग्जाम नजदीक है। इसके लिए वीडियो के अंतर्गत अंत तक जरूर बने रहें। सिखवाल पब्लिकेशन की ओर से ये बुक है, बुक बहुत ही शानदार है दोस्तों। तो मेरा निवेदन रहेगा कि आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। बहुत ही अच्छा शानदार वीडियो होने वाला है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये देखिए,
बुक की इमेज भी आप देख ले दोस्तों। सिखवाल ने हमेशा बहुत ही अच्छा गुणवत्तापूर्ण कार्य किया है और यह बुक शानदार आपकी एग्जाम में सफलता के लिए ब्रह्मास्त्र हो सकती है। आप इस बुक को जरूर पढ़ें और अपनी सफलता को हासिल करें। तो वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। संज्ञा, विभिन्न प्रश्नों में आए हुए प्रश्न ये संज्ञा से संबंधित है। क्वेश्चन फर्स्ट, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक शब्द कौन सा है? तो सही उत्तर है ए, बुढ़ापा। बुढ़ापा जातिवाचक से बना भाववाचक संज्ञा शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक से निर्मित भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है तो षठता एव और सी पशुता, ये दो ऐसे शब्द हैं जो जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? तो पवित्रता। पवित्रता एक भाववाचक संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट है, लोभ शब्द में कौन सी संज्ञा है? लोभ शब्द में भाववाचक संज्ञा है। मनुष्य शब्द है जातिवाचक संज्ञा। गणना की दृष्टि से संज्ञा कितनी प्रकार की होती है? तो संज्ञा 3 प्रकार की होती है। दोस्तों संज्ञा कितनी प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है आप कमेंट कर देंगे दोस्तों। और दोस्तों निवेदन रहेगा, आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल पे, आपका पुनः स्वागत है। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप इसी वीडियो को फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमें हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को जरूर फॉलो करें और बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर ले, जिससे आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। नेक्स्ट है, तुम्हारे आने से मेरा मन गदगद हो गया। तुम्हारे आने से मेरा मन गदगद हो गया। इस वाक्य में अशुद्धि का प्रकार क्या है? तो अनावश्यक संज्ञा के पद। निम्न में से कौन सा विकल्प जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनने का है? तो दासत्व। बाढ़ के समान दिशाहीन वाक्यांश में रेखांकित पद कौन सा है? संज्ञा। भाववाचक संज्ञा पद कौन सा है? बचपन। किस विकल्प में नित्य पुल्लिंग संज्ञा है? खरगोश। चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के हैं? तो ईर्ष्या, बचपन, नैतिकता। ईर्ष्या, बचपन और नैतिकता भाववाचक संज्ञा के शब्द है। किस विकल्प में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है? तो ममता। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है तो ममता। किस विकल्प में सभी शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है? तो पढ़ाई और लिखावट। उसकी मुस्कुराहट जैसी मुस्कुराहट किसी की नहीं। उसकी मुस्कुराहट जैसी मुस्कुराहट किसी की नहीं। इस वाक्य में संज्ञा कौन सी है? तो मुस्कुराहट। मुस्कुराहट एक संज्ञा है। इनमें से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण कौन सा है? तो दानव से दानवता। दानव से दानवता यह जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण है। दानव से दानवता। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है भारतीयता। जवाब संज्ञा से क्या विशेषण बनेगा? जवाब संज्ञा से क्या विशेषण बनेगा? तो जवाबी। जवाबी विशेषण बनेगा। जवाब से, जवाब जो संज्ञा है उससे विशेषण बनेगा जवाबी। इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है तो भलाई। इनमें से भाववाचक संज्ञा है बचपन। इनमें से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है बड़प्पन। निम्न में से किस विकल्प में सभी जातिवाचक संज्ञा है? तो पुस्तक, पहाड़, नदी। पुस्तक, पहाड़, नदी यह जातिवाचक संज्ञा। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो दानव, मनुष्य, ब्राह्मण। दानव, मनुष्य, ब्राह्मण भाववाचक संज्ञा नहीं है। कायर की भाववाचक संज्ञा है कायरता। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? गंगा। देवत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? स्त्री। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? समूहवाचक। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है थकावट। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो नित्य। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो नदी। जबकि हिमालय, गंगा, पवित्रता ये जातिवाचक हैं, जबकि नदी। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो नदी एक जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो नदी। नदी एक जातिवाचक संज्ञा है। इनमें से विशेषण से बना संज्ञा शब्द कौन सा है? तो सुंदरता। इनमें से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? छुटपन।
इनमें से सर्वनाम से बनी भावचक संज्ञा कौन सी है? अपनापन। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बनी भावचक संज्ञा नहीं है? खुशहाली। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बनी भावचक संज्ञा नहीं है? सफाई। उत्साह शब्द है भावचक संज्ञा। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? भावचक संज्ञा। वकील शब्द की भावचक संज्ञा क्या है? वकालत। नेता शब्द की भावचक संज्ञा कौन सी है? नेतृत्व। आत्मीय शब्द की भावचक संज्ञा है आत्मीयता। बच्चा शब्द की भावचक संज्ञा है बचपन। बच्चा शब्द की भावचक संज्ञा है बचपन। देना शब्द का भावचक संज्ञा है देन। बुरा इसका भावचक संज्ञा रूप है बुराई। छोटा शब्द का भावचक संज्ञा रूप है छुटपन। जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा युग्म गलत है? कुत्ता और पिल्ला। कुत्ता और पिल्ला। बूढ़ा शब्द का भावचक संज्ञा रूप है बूढ़ा शब्द का बुढ़ापा। शिशु शब्द का भावचक संज्ञा चुनकर लिखें तो शैशव। लड़का शब्द का भावचक संज्ञा लड़कपन। बुरा शब्द का भावचक संज्ञा रूप है बुराई। अपना शब्द का भावचक संज्ञा रूप है अपनापन। मानव शब्द का भावचक संज्ञा रूप है मानवता। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा बेरी। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है बेरी। इंसानी शब्द में कौन सी संज्ञा है? इंसानी शब्द में भावचक संज्ञा है। निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, नहीं पूछा है। एरावत। हरियाली है भावचक संज्ञा। लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने के बाद भावचक संज्ञा बनेगी लड़कपन। महात्मा शब्द है भावचक संज्ञा। निम्नलिखित में भावचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता। शत्रुता भावचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा बताइए। लड़का। हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। इनमें से रेखांकित शब्द क्या है? संज्ञा। इन शब्दों में भावचक संज्ञा शब्द कौन सा है? मित्रता। कोयला शब्द में संज्ञा शब्द का भेद बताए। जातिवाचक। विद्वान विशेषण से बनी भावचक संज्ञा कौन सी है? विद्वता। तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था वाक्य में धोखा संज्ञा कौन सी है? भावचक संज्ञा। जिन शब्दों का रूप लिंग वचन एवं कारक के आधार पर बदलता रहता है वे क्या कहलाते हैं? विकारी। भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली। रेखांकित शब्द में संज्ञा क्या है? तो जातिवाचक। सेना एक जातिवाचक संज्ञा है। भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है। रेखांकित शब्द में संज्ञा तो भारतीय क्या है? जातिवाचक। मिठास शब्द क्या है? मिठास एक भावचक संज्ञा। कौन सा प्रत्यय लगाने पे मधुर विशेषण भावचक संज्ञा परिवर्तन हो जाएगा? तो ता। मधुर से मधुरता यह भावचक संज्ञा में परिवर्तन हो जाएगा। निम्नलिखित में किस विकल्प में सभी शब्द भावचक संज्ञा हैं? तो धैर्य चतुराई और प्रेम। धैर्य चतुराई प्रेम यह भावचक संज्ञा। विशेषण से भावचक संज्ञा बनने वाले शब्द कौन से? शिष्टता। संज्ञा का प्रकार नहीं है देशवाचक। पंडित से बनी भावचक संज्ञा है पांडित्य। जातिवाचक संज्ञा नहीं है शैशव। कहु रावण रावण जगत कहते पद में रावण शब्द का प्रयोग क्रमशः हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा का। पशुता शब्द उदाहरण है भावचक संज्ञा का। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? देवनागरी। भावचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आते हैं? गुण व दोष। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भावचक संज्ञा का चयन कीजिए। मानव शब्द के लिए मानवता। दोस्तों ये संज्ञा से संबंधित जो हम विकारी शब्द पढ़ रहे थे तो इसके अंदर 82 ही क्वेश्चन है। ये देखिए। और ये जो बुक आप देख रहे हैं उज्जवल रीड हिंदी के लिए शानदार है। तो दोस्तों सफल होना है तो सिखवाल पढ़ना ही पड़ेगा, ये इनका मोटो है सिखवाल की ओर से। तो आप बार बार अध्ययन करें, कहने का तात्पर्य है रिवीजन करते रहें, क्योंकि सफलता की कुंजी ऐसी है कि आप जितना अध्ययन करेंगे, अपने टॉपिक को जितनी बार पढ़ेंगे, चाहे किसी का भी टॉपिक हो, सब्जेक्ट का आपके, उस पर जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको सफलता हासिल हो जाएगी। दोस्तों ये मैराथन वीडियो है, अंत तक बने रहे। तीसरा हमारा टॉपिक आ रहा है सर्वनाम। ये तीसरा टॉपिक सर्वनाम, इसके भी हम दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे, तो वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहें दोस्तों। ये सर्वनाम के क्वेश्चन है दोस्तों।
विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न। क्वेश्चन पहला, पुरुषवाचक क्वेश्चन पहला, विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों की संख्या कितनी है? 3। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों की संख्या है 3। अपने से बड़ों का आदर करना उचित है। वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। तुम दौड़कर चलते हो। रेखांकित पदबंध का उदाहरण कौन सा है? सर्वनाम। वह शब्द में सर्वनाम क्या है? निश्चयवाचक। वह शब्द में सर्वनाम है निश्चयवाचक। किस वर्ग के सर्वनाम मूल रूप एक वचन तथा बहुवचन में समान होते हैं? तो संबंधवाचक और अनिश्चयवाचक। किस वर्ग के सर्वनाम के मूल रूप एक वचन तथा बहुवचन में समान होते हैं? तो ये है संबंधवाचक और अनिश्चयवाचक। किस वर्ग के सर्वनाम में मूल रूप से एक वचन बहुवचन समान होते हैं? तो संबंधवाचक और अनिश्चयवाचक। संबंधवाचक और अनिश्चयवाचक के अंतर्गत नेक्स्ट है संबंध सूचक सर्वनाम पद छाटिए। तो यहां पे है जो है संबंध सूचक सर्वनाम पद है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वाला वाक्य चुनिए। तो यहां पे है दाल में कुछ काला है। यहां पे जो कुछ है यह अनिश्चय, कुछ पता नहीं चल रहा है कि दाल में क्या है। तो कुछ है अर्थात निश्चित नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम वाला वाक्य है। नेक्स्ट है वह बहुत अच्छा लड़का है। वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम है वह बहुत अच्छा लड़का है। यह वाक्य वह बहुत अच्छा लड़का है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम है यह क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके वह बहुत अच्छा लड़का है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक। वह आता है और वह सर्वनाम किसका द्योतक हो सकता है? तो भिक्षुक। वह आता है और वह सर्वनाम किसका द्योतक हो सकता है? तो भिक्षुक। आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था। इस वाक्य में किन सर्वनामों का प्रयोग हुआ है? तो अनिश्चयवाचक मध्यम पुरुष। अनिश्चयवाचक मध्यम पुरुष। वे सर्वनाम, यह क्या है? अन्य पुरुषवाचक। वे सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक। इनमें से किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो यहां है आपके सुभाष चंद्र बोस देशभक्त थे, आपने देश सेवा के लिए उच्च पद का त्याग कर दिया। सुभाष चंद्र बोस देशभक्त थे, आपने देश सेवा के लिए उच्च पद का भी त्याग कर दिया। तुम्हारा कौन सा सर्वनाम है? तुम्हारा में कौन सा सर्वनाम है? तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो ये तुम अपनी पुस्तक पढ़ो। तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं हुआ पूछा है तो तुम अपनी पुस्तक पढ़ो। तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। जबकि आप जो करो सो थोड़ा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। जैसी करनी वैसी भरनी, इसमें संबंधवाचक है। जबकि तीसरा जो है तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, इसमें संबंधवाचक का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट है अपनी खुद की और अपने विद्यार्थी वाक्य में रेखांकित का सर्वनाम कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पे जो अंडरलाइन है कि रेखांकित खुद, ये है निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है कोई शब्द व्याकरण की दृष्टि से है सर्वनाम। कौन आया सर्वनाम, प्रश्नवाचक, पुल्लिंग और एकवचन। कौन इसके अंदर रेखांकित क्या है? एक तो सर्वनाम है, प्रश्नवाचक है, पुल्लिंग है और एकवचन है। हम शिकार खेलते हैं, इस वाक्य में हम क्या है? सर्वनाम। कल मेरा जन्मदिन है, इस वाक्य में सर्वनाम ढूंढ के लिखिए। तो यहाँ पे है मेरा। ठीक सर्वनाम को चुन के खाली जगह भरिए, हमेशा सच बोलिए। तो आप ठीक सर्वनाम को चुन के खाली जगह भरिए, तो आप हमेशा सच बोलिए, ये चुनेंगे हम यहाँ पे भरने के लिए। नेक्स्ट है किस कारक में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है? तो संबंध बोधक सर्वनाम। किस कारक में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं होता है? तो संबोधन कारक में। संबोधन कारक में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का
अशुद्ध प्रयोग हुआ है, तो मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, यहाँ अशुद्ध सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। अनिश्चयवाचक के भेद किसका होता है? तो सर्वनाम का। अनिश्चयवाचक ये भेद किसका है? सर्वनाम का। निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो ये एक सर्वनाम है। निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? तो सड़क, यह पुस्तक, वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द क्या है? यह। निम्न में से कौन सा मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? तो वह। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, वह। तू सर्वनाम का प्रयोग, तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा? तो संबंध बताने में। यह कौन सा सर्वनाम है? यह कौन सा सर्वनाम है? तो निश्चयवाचक, यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। किस क्रम में सर्वनाम का भेद नहीं है? तो अस्तित्ववाचक सर्वनाम। कौन सा समूह प्रश्नवाचक सर्वनामों का है? कौन, किसे, कब, किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? तो कौन, क्या, किसने। नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इस वाक्य में रेखांकित पद क्या है? तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। शायद कमरे में कोई छिपा है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मोहन प्रकाश जी डैश उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं। इस वाक्य में स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से है, तो उन्हें। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची हैं? तो हम, तुम, ये, वे और मैं। उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो संबंध वाचक। घंटी बजी, कोई आया, पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक। किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? तो तेते पांव पसार ये जेती लांबी सोर। किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? जिसे भी देखता हूं वही व्यस्त है। सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है। कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक। सामने जो बड़ा महल दिखाई देता है वह क्या है? निश्चयवाचक। वह यहाँ पे है, वह जो रेखांकित है यह निश्चितवाचक सर्वनाम है। यह, वह। तो ये दोस्तों हमारा ये जो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है दोस्तों विशेषण विकारी। विशेषण विकारी ये अपना टॉपिक है। इसके भी हम क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें दोस्तों। इसके बाद अपना एक टॉपिक और रहेगा अव्यय। तो विशेषण के क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न। क्वेश्चन पहला, निम्नलिखित में से निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो मुझे 5 किलोग्राम गुड़ चाहिए। निश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत ये दूसरा जो ऑप्शन है कि मुझे 5 किलोग्राम गुड़ चाहिए, यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। रेखांकित दिनी शब्द रूप कौन सा है? तो विशेषण। बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा पहुंचाने चले आते हुए किसी घोर अत्याचारी का बना रहना ही लोक की क्षमा सीमा है। वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण का प्रकार है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है अपना कर्म का विशेषण कौन सा? कर्म के विशेषण के अंतर्गत है कर्मठ। कर्म का विशेषण कर्मठ। पूजा का विशेषण पूज्य। मान्यता का विशेषण मान्य। इनमें से विशेषण उपवाक्य कौन सा है? जो रुपये मुझे मिले थे वे खर्च हो गए, ये विशेषण उपवाक्य। रमेश चतुराई से काम करता है, वाक्य में संज्ञा से बना विशेषण कौन सा है? चतुर है। इनमें से किस वर्ग में सभी विशेषण संज्ञा शब्दों से बने हैं? तो भारतीय, दर्शनीय और आलसी। विशेषण का सही परिभाषा कौन सी है? तो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बनाने वाले शब्द। नेक्स्ट है सार्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? तो वह आदमी हंसता है। किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ? संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ तो यहाँ पे है इस कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। इस कक्षा में 40 विद्यार्थी है, संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? अपेक्षित। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? परिमाण बोधक विशेषण। इनमें से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा से बना हुआ नहीं है? तो बाहरी। इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा से बना नहीं है? तो बाहरी। इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? तो प्राथमिक। बुद्धि शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस वर्ग में
है। तो ये विशेषण, बुद्धि जो शब्द है व्याकरण की दृष्टि से विशेषण है। मेरा घर इसी शहर में है, कौन सा विशेषण होगा? तो सार्वनामिक विशेषण होगा। इनमें से गुणवाचक विशेषण नहीं है तो अधिक। बलिदान से बना विशेषण कौन सा है? बलिदानी। भारतीय शब्द कौन सा है? विशेषण। इनमें से सार्वनामिक विशेषण किसमें है? इस पार्श्विक चक्र से मुक्त कराएं। कौन सा विशेषण संज्ञा शब्द से बना निर्मित नहीं है? तो पार्श्विक। किस वाक्य में सही विशेषण का प्रयुक्त हुआ है? तो सभी बच्चों को 10-10 रुपये दे दे। तुलना की दृष्टि से विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं? 3। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के सही वाक्य पद के निशान लगाएं। पेड़ पर कुछ आम लटक रहे हैं, वह श्रेष्ठ उपासक में विशेष्य क्या है? उपासक। चांदनी का विशेषण कौन सा है? चटकीली। प्रेमातुर शब्द कौन सा है? विशेषण। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द हैं विशेषण। उसने ऊंचा महल देखा, तो ये क्या है? ऊंचा रेखांकित जो शब्द है विशेषण। गुणवाचक, पुरलिंग और एक वचन। ऊंचा है विशेषण, गुणवाचक, पुरलिंग और एक वचन। नेक्स्ट है लाल घोड़ा दौड़ रहा है, इसमें विशेषण शब्द है लाल। इतिहास शब्द का विशेषण रूप होगा ऐतिहासिक। नीति शब्द का विशेषण रूप है नैतिक। प्यास शब्द का विशेषण रूप कौन सा होगा? प्यासा। अर्थ शब्द का विशेषण रूप होगा आर्थिक। राष्ट्र शब्द का विशेषण क्यों होगा? राष्ट्रीय। मास का विशेषण क्या होगा? मासिक। विकास शब्द का विशेषण क्या होगा? विकसित। शरीर शब्द का विशेषण क्या होगा? शारीरिक। रचना शब्द का विशेषण कौन सा होगा? रचित। पुराण का विशेषण कौन सा होगा? पौराणिक। पीड़ा का विशेषण शब्द कौन सा होगा? पीड़ित। लोक का विशेषण क्या होगा? लौकिक। दया का विशेषण क्या होगा? दयालु। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? स्वकीय। पापी में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक। इनमें से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? मेरी गाय काली है। गुणवाचक विशेषण का उदाहरण पहचानिए। प्राचीन सत्य की बात। किस क्रमांक में विशेषण शब्द है? पुष्पित। किस क्रमांक में विशेषण शब्द कौन सा है? पुष्पित। घना का विशेषण शब्द होगा घनघोर। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है? तो राष्ट्रीय। अग्नि का विशेषण शब्द है अग्निकृत। सार्वनामिक विशेषण है, संज्ञा से पहले आता है। विशेषण किस शब्द की विशेषण बताते हैं? तो संज्ञा व सर्वनाम की। पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? तो पार्श्विक। कौन सा विकारी है? तो विशेषण। महात्मा गांधी ने अमूल्य गुण थे। महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे। इस वाक्य में अमूल्य शब्द क्या है? तो विशेषण। परिश्रम शब्द में कौन सा विशेषण है? परिश्रम के अंतर्गत तो गुणवाचक विशेषण। मेरा कुत्ता काला है, इस वाक्य में शब्द में क्या है? विशेषण। कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था, उपवाक्य में रेखांकित शब्द की दृष्टि से क्या है? चौथा विशेषण। गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक, ये सभी किसके उदाहरण है? विशेषण के। बच्चे बहुत सी गलतियां मात्राओं के प्रयोग में करते हैं, वाक्य में रेखांकित अंश कौन सा है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। मदन काली पतलून पहनकर आया, तो काली क्या है? विशेषण। परिश्रम शब्द में कौन से विशेषण का बोध हुआ? गुणवाचक। परिश्रम में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ। पुस्तक में कौन सा विशेषण बनेगा? तो पुस्तकीय। भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है प्यारा। किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? तो इस बार बारिश बहुत ओले गिरे। इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे, ये परिमाणवाचक विशेषण है। ईशान कोणीय का विशेषण क्या होगा? दिशाबोधक। किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? तो सोहन 5 किलो दूध पी गया। किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? यह लड़का बहुत चालाक है। किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? वह खंभा गिर जाएगा। मासिक में कौन सा विशेषण है? कालबोधक। सर्पाकार व बोना में कौन सा विशेषण है? आकार बोधक। किस क्रम में गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है? बच्चों की त्वचा मुलायम होती है। राम बाजार से 4 किलो आटा लाया, कौन सा विशेषण होगा? निश्चित परिमाणवाचक। गर्म दूध पीना लाभदायक होता है, कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। किस क्रम में निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है? तो 1 एकड़ जमीन में धान की फसल खड़ी है। 1 एकड़ जमीन में धान की फसल खड़ी है, यह परिमाणवाचक है। सार्वनामिक विशेषण का सही क्रमांक कौन सा है? उस घर में मेरी सहेली रहती है। ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है। मैं
इस शब्द में विशेषण क्या है? ईमानदार। किस क्रम में परिमाण बोधक विशेषण क्या है? मोहन 2 किलो दूध पी गया। यह लड़का बहुत होशियार में कौन सा विशेषण है? सारणमिक। किस क्रम में सारणमिक विशेषण वाला वाक्य कौन सा है? यह पानी तो सबका है। मेरी आज एक पुराने मित्र से भेंट हो गई। इस वाक्य में विशेषण शब्द क्या है? पुराना। निम्न में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है? पुराना। प्रविशेषण बताता है विशेषणों की विशेषता। संस्कृति से बना विशेषण सांस्कृतिक। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किसमें किया गया? कुछ लोग। देव संज्ञा शब्द का विशेषण देवीय। निम्नलिखित में कौन सा विशेषण का भेद नहीं है? तो पुरुषवाचक विशेषण का भेद नहीं है। स्वर्ग शब्द से बना विशेषण कौन सा है? स्वर्गीय। किस क्रमांक में विशेषण का भेद नहीं है? क्रियावाचक विशेषण। दोस्तों ये हमारा विशेषण वाले टॉपिक के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दोस्तों अव्यय। ये अव्यय, इसके भी हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ये विभिन्न परीक्षा में आए हुए प्रश्न अवयव से संबंधित। क्रिया विशेषण शब्द का चयन कीजिए। प्रतिदिन संबंधवाचक अव्यय प्रस्तुत हुआ है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में अव्यय नहीं है तो रचना अव्यय नहीं है। बीमारी के समय हमारे मुंह में हे राम की ध्वनि या दुख की अवस्था में कई बार ओ मां निकल पड़ता है, तो यहाँ है ये क्या है? ओ मां अव्यय। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है? तो लक्षित बहुत धीरे धीरे चलता है, यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। निम्नलिखित शब्दों में अव्यय शब्द कौन सा है? कुछ। पहले शब्द में क्रिया विशेषण कौन सा है? कालवाचक। निम्नलिखित शब्दों में अव्यय नहीं है। अव्यय नहीं है तो रचना। निम्नलिखित शब्दों में निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण कौन सा है? तो धीरे धीरे। धीरे धीरे यह क्रिया विशेषण है और अव्यय नहीं है निम्न शब्दों में से तो रचना। गौमूत्र असाध्य रोगों के उपचार में भी उपयोगी रेखांकित शब्द के संदर्भ में उपयुक्त क्या है? अव्यय। किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है? तो यहां पे है अनीता राधा से मधुर गाती है। यह संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग है। दुर्घटना क्यों और कैसे हुई? दुर्घटना क्यों और कैसे हुई? वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद क्या है? तो रीतिवाचक विशेषण। निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। यहां पे है उपयुक्त में समुच्चयबोधक अव्यय किसकी विकल्प में है? तो क और घ में। क में क्या है? क्योंकि, और घ में है तथा। ये समुच्चयबोधक अव्यय विकल्प हैं। लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से क्रिया विशेषण। यह क्या है? क्रिया विशेषण। गाड़ी धीरे धीरे स्टेशन पे आ गई। इस वाक्य में क्या है? धीरे धीरे क्रिया विशेषण। निम्न में से कौन सा उत्तर अव्यय के भेदों से असंगत है? तो विसर्ग बोधक अव्यय। जिन शब्दों के प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन ही नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी। वह अचानक चला गया। इसमें से इनमें क्या है? तो रीतिबोधक क्रिया विशेषण। किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? तो आप यहां बैठिए। गीता मंद मंद मुस्कुरा रही थी। इस वाक्य में मंद मंद क्या है? क्रिया विशेषण। वे अविकारी शब्द जो वाक्यांशों तथा एकाधिक शब्दों को जोड़ते क्या कहलाते हैं? समुच्चयबोधक अव्यय। निम्न में से क्रिया विशेषण कौन सा है? धीरे धीरे। इनमें से कौन सा अविकारी शब्द का है? तो क्रिया विशेषण। वह थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। मैं अवश्य पहुंचूंगा। यहाँ पे क्रिया विशेषण रीतिवाचक पहुंचूंगा का विशेषण है। क्रिया विशेषण रीतिवाचक और पहुंचूंगा का क्रिया विशेषण है। जो अव्यय शब्द दो पदबदों उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समुच्चयबोधक। निम्नलिखित में से रीतिवाचक क्रिया विशेषण को पहचानिए। धीरे धीरे कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? तो किसे? वह आजकल दिल्ली में है। इस वाक्य में रेखांकित में क्या है? अव्यय। रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है? कदाचित। निम्नलिखित में क्रिया विशेषण का युक्त वाक्य कौन सा है? हवा धीरे धीरे बह रही है। हवा धीरे धीरे बह रही, यह क्रिया विशेषण युक्त वाला वाक्य। आहा, आप आ गए वाक्य में कौन? आहा शब्द क्या है? अव्यय। किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? मोहन धीरे धीरे चलता है। क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग
हुआ है तो मोहन धीरे धीरे चलता है। किस वाक्य में अच्छा शब्द क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त है तो कपिल अच्छा खेलता है। लड़का अचानक गिर गया वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक। किस वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण नहीं है तो मैं उनसे भली भांति परिचित हूं। तुम जितना पढ़ोगे उतना ही विद्वान बनोगे वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक। निम्नलिखित वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा? आज धन के बिना कोई नहीं पूछता। आज धन के बिना कोई नहीं पूछता। दोस्तों ये अव्यय से संबंधित क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए और ये पांचों टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। आप इन क्वेश्चनों को बार बार एग्जाम से पहले जितनी बार हो सके अध्ययन करें, रिवीजन करें, जिससे आपको इनसे संबंधित अच्छा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आगे हमारा टॉपिक है संधि और संधि विच्छेद। इनके भी क्वेश्चन लेके आ रहा हूं और ये सिखवाल की पुनः आप बुक देख ले, रीड हिंदी के लिए, जो आपके लेवल प्रथम व द्वितीय, भाषा प्रथम व द्वितीय दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इस बुक में पिछले वर्ष 2024 तक की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न और 5000 अध्याय तक प्रश्नों का अनूठा संकलन है। अब तक इसमें हमने 5 टॉपिकों का अध्ययन कर लिया है। इसमें कुल 39 टॉपिक है। जितना हो सकेगा दोस्तों मैं आपको कवर करवाऊंगा, तो चैनल पर नियमित बने रहें। प्लेलिस्ट में जाके आपने जो वीडियो नहीं देखे उनका ज़रूर अध्ययन करें, जिससे आपका आगे के लिए जो एग्ज़ाम है, कॉन्सेप्ट है, क्लियर हो जाए। चाहे आप सीटेट, रीट, किसी की भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे शानदार वीडियो अपलोड हो चुके हैं दोस्तों, और आप इस वीडियो को उन गरीब विद्यार्थियों को शेयर करें जिसको भी ये हिंदी से संबंधित, व्याकरण से संबंधित वनडे एग्जाम की जो तैयारी करता है, तो उसको ये ज़रूर 5 अपने ग्रुप्स में शेयर करें, जिससे उसको भी इसका लाभ मिले। तो कि विद्यादान महादान, अर्थात आप जिसकी हेल्प करोगे तो ईश्वर भी आपकी हेल्प आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में ज़रूर करेगा। आप इस बुक को अपने आसपास के बुक स्टोर से भी प्राप्त कर सकते हैं। सिखवाल की और भी बुक्स हैं, आप उनमें सब्जेक्ट के अनुसार चयन कर सकते हैं। और चैनल पे शिक्षा मनोविज्ञान की, सिखवाल की और हिंदी की ये 2 बुक्स हैं दोस्तों, कंप्लीट करवाने का प्रयास कर रहा हूँ जितना हो सके। तो मेरा निवेदन रहेगा, बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज पे इस वीडियो को देख रहे हैं, फेसबुक पेज को फॉलो करें, इंस्टाग्राम को फॉलो करें। हमारे मोटिवेशन उत्साह के लिए आप अच्छा सा कमेंट करें, आप अपना नाम और आप किस शहर से हमारा वीडियो देख रहे हैं, शहर का नाम भी कमेंट करें, और कौन सी तैयारी आप कर रहे हैं, रीट की कर रहे हैं या सीटेट की कर रहे हैं या किसी और एग्जाम की, वनडे एग्जाम की तैयारी करें जिसमें हिंदी का टॉपिक से संबंधित व्याकरण का पूछा जा रहा है, तो वो भी आप ज़रूर कमेंट करें। आपने इस वीडियो को इतना अंत तक देखा, इसके लिए पुनः धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।